लेक्चर नंबर 42। ओके अच्छा जी, वो अच्छा ये जो लीज की समरी मैं कह रहा था वो जिस फॉर्म में मैं चाह रहा था उस फॉर्म में ज़रा हो नहीं पा रही, तो फिलहाल एक गुजारे की है मैंने, तो ये इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी डार्क है लेकिन ऑब्वियसली वो आप मोबाइल पर जूम इन जूम आउट करके देखेंगे आपको बिल्कुल सही नजर आ जाएगी, कोई मसला नहीं। तो ये लीज की समरी में लीज वाला जो पोर्शन है उसके नीचे जो है वो आज डाल दूंगा, जो लीज के नोट्स हैं, जितनी डायग्राम्स क्लास में बनाई थी, छपा गुजारा चल जाएगा। अब्दुल्ला भी याद करा देना मुझे। अच्छा अब आप अब्दुल्ला बैठे रहो, अब आप निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 IAS 12 जी, पेज नंबर 324। एप्रिकॉट ओके पेज 324। The following information relates to Apricot Limited, a listed company for the year ended 31 दिसंबर 2011। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन। इससे आगे ना पढ़ें, ये जब नोट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा आगे क्या लिखा हुआ है। किस साल का बनाना है? 31 दिसंबर 2011 का, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स। तो फिर कितने साल का बनाना है? 2 साल का। 31 दिसंबर 11 का भी बनाना है और कंपैरिजन में कौन सा साल आएगा? 31 दिसंबर 10। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दें कितने जी? 60 मिलियन और 45 मिलियन। शुरू करें। पहला सफा छोड़ दें नोट के लिए, वैसे तो पहला सफा भी जरूरी नहीं है, पहला आधा सफा भी काफी है नोट के लिए। पहले सफे के मिड से भी आप वर्किंग शुरू कर सकते हैं। वर्किंग लेकिन करंट टैक्स की वर्किंग नए सफे पे करें, थोड़ी सी लेंथी है, एक पेज पे आ जाएगी, अच्छा होगा जी। वर्किंग 1 करंट टैक्स बता दें जी। प्रॉफिट कितना है दोनों सालों का? 60 और 45। 2011 और 2010। उधर पिछली रो में बैठ जाना, पिछली रो में बैठ जाए, पिछली से पिछली से पिछली, और आगे होकर थोड़ा सा बैठना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 60। फॉर द ईयर क्या मतलब? थोड़ा आगे होकर बैठे, फिर आपको आगे होना पड़ेगा, कोई आएगा तो थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाएगा। अच्छा, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 60। ये किस साल का प्रॉफिट है? 11 का। और 2010 का प्रॉफिट 45 मिलियन। अच्छा जी, आप लोगों ने कैश फ्लो का टॉपिक पढ़ा हुआ है? कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डिस्पोजल का टी काउंट जो बनाते थे आप, क्या उसके अंदर मिसिंग इंफॉर्मेशन होती थी? तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डिस्पोजल का अकाउंट बनाते थे उसमें कोई पक्का नहीं था कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन शायद कभी कभी पीपीई के अकाउंट में कैश फ्लोज बनाते हुए एडिशंस की फिगर मिसिंग होती थी और आप बाकी सारी फिगर्स लिख के वो फिगर निकाल लेते थे। इसी तरह आप जो है वो डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हुए कभी गेन लॉस मिसिंग होता था, कभी कैश रिसीव मिसिंग होता था, कभी बुक वैल्यू मिसिंग होती थी। तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द डाटा ऑफ क्वेश्चन मिसिंग होती थी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर हमने पॉइंट 2 और 3 को इकट्ठा पढ़ना है और इकट्ठा पढ़ के हमने अकाउंट खोलने हैं। बस फर्क उधर कैश फ्लो में और ये है कि उधर पीपी का एक अकाउंट खुलता था, इधर पीपी के 2 अकाउंट खुलेंगे, एक अकाउंटिंग रूल्स वाला और एक टैक्स रूल्स वाला। ठीक है, आप इस पे आपने कैलकुलेटर रख लिया, इस पे आपने कैलकुलेटर रख लिया, मैं इधर बीम में जाऊं तो ये अकाउंटिंग रूल्स वाला पीपी अकाउंट बनेगा और एक टैक्स रूल्स वाला पीपी अकाउंट बनेगा। द अकाउंटिंग, अच्छा मैं 2 सालों का बनाऊंगा। किस साल का? 2010 का और 2011 का। अगर आपकी थोड़ी सी इजाजत हो ताकि व्हाइट बोर्ड पे उधर हम खुला खुला काम कर लेंगे तो मैं अकाउंट्स जो है वो इधर बना देता हूं। कंट्रोल N, नई शीट खुल गई। अब्दुल्ला इसमें लाइनें लगती हैं, कहां से लगती हैं? व्यू, रूलर लाइंस, ये वाली। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि मैं 2 अकाउंट बनाने लगा हूं। वर्किंग कौन सी खोल ली है मैंने? वर्किंग नंबर कौन सी खोल ली है? वर्किंग 1। अब कौन सी वर्किंग मुझे खोलने की जरूरत है? वर्किंग नंबर 2। दूसरा ले आओ लैपटॉप, पॉज करो। वर्किंग नंबर 2 पीपी का अकाउंट किन के मुताबिक? पीपी का अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक बोलें?
अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। जी मुझे बताएं हमारे साल कितने हैं? 2, एक है 2010, एक है 2011। 2010 को मैं कहां से शुरू करूंगा? 1 जनवरी 10 से, और खत्म कहां करूंगा? बोले 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 31/12/10 पे। ये मेरा पहला साल हो जाएगा। दूसरा साल शुरू कब होगा? 1 जनवरी 11, और खत्म कब होगा? 31/12/11। ये अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक बन जाएगा? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, यानी IFRS के मुताबिक। और ये वाला वर्किंग 3 एक और अकाउंट बनेगा PPE का, लेकिन वो भाईजान किन रूल्स के मुताबिक बनेगा? टैक्स रूल्स के मुताबिक। वो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनेगा। बोलें जी 1 जनवरी 2010 BD आ जाएगा, और 31/12/2010 क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। इधर BD आ जाएगा, इधर CD आ जाएगा। फिर ये BD आ जाएगा। देखी जा रही हैं, साथ साथ नोट किए जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। 31/12 इन्ना लिल्लाह, 31/12/11 कैरी डाउन। इन्ना लिल्लाह अफसोस की बात पे पढ़ते हैं, किसी के मरने पे नहीं पढ़ते। अच्छा जी, जरूर मरने पे भी पढ़ते हैं। अच्छा नाउ अब मुझे जो डाटा है सवाल का वो लिखवा दें, लेकिन उतनी देर में मैं कुछ आपसे भी आगे निकल जाऊं और वर्किंग 4 खोल लेता हूं। डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। और वर्किंग नंबर 5 डिस्पोजल अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। मेहरबानी। डिस्पोजल अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। यहां किन की बीवी आएगी? अकाउंटिंग वालों की बीवी आएगी। यहां किन की बीवी आएगी? टैक्स वालों की बीवी आएगी। ओके चलें जी, मिसिंग इन्फॉर्मेशन डलवाना शुरू करें। जो जो इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल है वो डलवा दें। अभी कुछ हजरात नोट कर रहे हैं। कुछ हजरात ने इतना लंबा टी काउंट बना लिया कि ये आधे सफे पे ये टी काउंट चला गया है, हालांकि फिगरें 2 2 3 3 आनी है। चलें जी, द अकाउंटिंग एंड टैक्स वालों की बीवी, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग लेके जाना है। सवाल में इकट्ठी दी हुई है बीवियां। द अकाउंटिंग एंड टैक्स वालों की बीवी एज ऑन 31 दिसंबर 10। एज ऑन बैलेंस शीट टाइप चीज है या P&L टाइप चीज है? बैलेंस शीट टाइप। वॉज 95 एंड 90। किस साल की? 31/12/10 की। यहां डाल दूं इसको? नजर नहीं आ रहा, अभी मैं बताता हूं। यहां पे कर दूं? 95 है, और उधर कितनी है? दोनों की बीवियां डिफरेंट है ऑब्वियसली। वो 95 है और ये 90 है। और ये CD क्या बन जाएगी? जो कैरी डाउन बीवी होगी वही ब्रॉड डाउन बीवी होगी। सॉरी, 95 और 90। डन। चलें जी, अगली फिगर क्या दी हुई है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज ₹10। फॉर द ईयर कौन सा साल है? अच्छा गए आप। फॉर द ईयर कौन सा साल है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 10। तसल्ली से एक एक क्लियर करके चलें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 10 यहां डाल दूं। ये अकाउंट आपको रिवाइज करवाया था मैंने। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 10 11 की है, तो ये 11 की 2011 की डेप्रिसिएशन बता दें। डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 10 रुपए। ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? 11 की। और आगे बताएं। और नहीं, सबर ना, पहले ब्रैकेट वाला पूरा करो। 2010 में अकाउंटिंग वालों ने कितने मिलियन डेप्रिशिएट किया? तो ये किस साल की डेप्रिसिएशन होगी? 2010 की। कितनी? डन जी, आगे चलें। आगे आगे आगे, हिम्मत, हौसला, जज्बा। वेयर एज टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी है? 8 मिलियन। और पिछले साल की 7 मिलियन। तो इस साल की बताएं मुझे। 8 मिलियन। डेप्री यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, टैक्स डेप्रिसिएशन, बस ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब्दुल्ला ओवर बता दें कितने? 8। और इधर डेप्रिसिएशन 7। डन। चलें जी, आगे चलें। हो सकता है कोई एडिशन डिस्पोजल हो, अभी किसी नतीजे पे ना पहुंचे, फिगर्स को बैलेंसिंग ना निकालें। ड्यूरिंग द ईयर कौन सा साल? ड्यूरिंग द ईयर 2011। AL sold a machine for 3 million। AL sold a machine for 3 million। ये क्या आया है? कैश आया। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट में एक ही साल का बना रहा हूं, सिर्फ 2011 का, क्योंकि 2010 में डिस्पोजल नहीं आई। तो कैश यहां डालते हैं अकाउंट में, याद आ रहा है कितना? 3। इधर भी डाल दूं कैश 3? हाँ, नहीं यार, टैक्स वाले भी यही कहेंगे 3 का एसेट बिका है। एसेट बिकने में तो इख्तलाफ नहीं, मैंने कहा था बीवी में इख्तलाफ होगा। अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बीवी डिफरेंट होगी, लेकिन जहां कैश इन्वॉल्व हो जाए ना, वहां किस चीज का इख्तलाफ? टैक्स वाले कहेंगे हमने कितने का बेचा? 3 का। अकाउंटिंग वाले कहेंगे हाँ हमने भी बेचा 3 का, लेकिन दोनों की बीवियां क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, इसलिए दोनों का गेन लॉस डिफरेंट आएगा। तो गेन लॉस दोनों का डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों का कैश रिसीव तो क्या होगा? सेम होगा।
तो बोले जी एसेट बेच के कितने पैसे आए 3 मिलियन। ये हम दो दो दफा क्यों लिख रहे हैं? FR1 में कैश फ्लो में तो एक दफा लिखते थे। ये अकाउंटिंग वालों की है और ये टैक्स वालों की है। चलें जी आगे आगे क्या गिवन है सवाल में? ड्यूरिंग द ईयर AL सोल्ड अ मशीन फॉर 3 मिलियन एंड रिकॉर्डेड अ गेन ऑफ 0.5। ये गेन अकाउंटिंग रूल्स वाला होगा टैक्स रूल्स वाला होगा? भाई जो रिकॉर्ड होता है ना गेन, वो अकाउंटिंग वाला गेन होता है, फिर बाद में हमें उसको उल्टाना पड़ता है। तो याद रखिएगा जब भी साइलेंट हो तो ये जो चीजें हैं अकाउंटिंग वालों की होंगी। एंड रिकॉर्डेड अ गेन ऑफ 0.5, लेकिन टैक्स वालों का गेन नहीं 0.5 ले लेना, क्योंकि गेन टैक्स वालों का WDV निकलेगी तो पता चलेगा। तो अभी बता दें गेन कितना आया, किन रूल्स के मुताबिक? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। P&L क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो गेन जो है अकाउंटिंग वालों का बोल दें 0.5 आ गया जी। बिल्कुल छोटी सी निच लिया भाई ने, रज के लिया करो। अच्छा तो आफ्टर दिस निची लेट्स मूव नेक्स्ट। पहली दफा लिया है द टैक्स WDV ऑफ द मशीन। अच्छा किसी को लफ्ज बुरा लगता है तो इग्नोर कर दिया करे, इधर देख ले। द टैक्स WDV, और घर में तो हम ऐसे लफ्ज नहीं बोलते, हम तो बड़े प्रोफेशनल। द टैक्स WDV ऑफ द मशीन एज ऑन 31 दिसंबर 2010 वॉज ₹2 मिलियन। तो जो एसेट बिका है उसके टैक्स WDV कितनी है? ये पिछले साल की क्लोजिंग WDV है या हमारे साल की ओपनिंग WDV है? आगे ना पढ़े जरा, आगे तो बात जो लिखी हुई है उसको करना भी कुछ नहीं हमने। अच्छा मुझे बताएं ये एसेट बिका किस साल? 11 में। पिछले साल तक डेप्रिसिएशन के बाद WDV कितनी आ रही थी? तो इस साल किस महीने बिका? नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ। इस साल किस महीने बिका नहीं बताया हुआ। अगर हमें बता देता कि मार्च 11 में बिका मिसाल के तौर पे, तो फिर हम 10 के आगे इस WDV को और नीचे लेके जाते, इस WDV को और कम करते और इसमें से 3 महीने के डेप्रिसिएशन माइनस करते। लेकिन सवाल ने ना हमें डेट ऑफ सेल बताई है, सवाल ने ना हमें डेप्रिसिएशन का रेट बताया है। इन दोनों डेटे के मिसिंग होने की वजह से मैं WDV को फर्दर डेप्रिशिएट करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरन मैं इसी WDV को ले लेता हूं। शायद हमारा एसेट साल के पहले दिन बिक गया हो, 1 जनवरी 11 की सुबह सुबह बिक गया हो, इस वजह से सवाल ने आगे कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं की, तो इसलिए मजबूरन इसी WDV को ले लेते हैं। ये पिछले साल की क्लोजिंग भी है और हमारे साल की ओपनिंग भी है, लेकिन असूली तौर पर आपको पता है WDV डेट ऑफ सेल की लेते हैं, लेकिन डेट ऑफ सेल उसने दी नहीं हुई, इसलिए इस WDV को फर्दर मैं गिरा नहीं रहा। DV को गिराऊंगा तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि अभी सॉरी तो ये होना नहीं चाहिए ऐसे। अच्छा तो ये 2 मिलियन जो है इसको फर्दर डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया जा सकता? बोले 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 बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जंग के अलावा कभी किसी को हाथ से नहीं मारा। ये जो हाथ चला रहे होते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, ये ना किया करें और हाथों को अपने कंट्रोल में रखा करें। चलें जी आप बता दें क्या है ये? क्या था? ये क्या था? टैक्स वालों की WDV। वाज़े लिखा हुआ है टैक्स वालों की WDV है। द टैक्स WDV ऑफ द मशीनरी वाज 2 मिलियन। आपको पता है BV यहां आती है कितना? 2 मिलियन। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है, उसे हमें खींचतान के निकालना पड़ेगा, सवाल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो कैश फ्लो में आपने ये स्किल सीखी हुई है, आपसे बड़ा स्किल वाला कोई नहीं क्लास में। बहरहाल सवाल कह रहे देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल। देयर वर नो एडिशंस और डिस्पोजल नहीं, देयर वर नो अदर डिस्पोजल। एक तो डिस्पोजल बता दी इसने, देयर वर नो अदर डिस्पोजल। एडिशन वैसे सवाल में है ही कोई नहीं। इन 10 एंड इन 11 कहता है और कोई एडिशन नहीं और कोई डिस्पोजल नहीं। तो इधर देखें ऊपर सारे कोई एडिशन है, इधर देखें ऊपर सारे कोई एडिशन है, इधर देखें ऊपर सारे कोई एडिशन है, उधर देखें ऊपर सारे कोई एडिशन है। तो देयर वर नो अदर एडिशंस एंड देयर वर नो अदर। लेकिन एक फिगर की डबल एंट्री आपने मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से आपको मसला होगा। भाईजान BV 2 जगह आती है, ये BV यहां नहीं आएगी, सिर्फ ये BV यहां भी आएगी, ख्वाब में यहां भी आएगी। बोलें कितनी? यहां क्या लिखूं? डिस्पोजल की BV कितनी है? BV 2। डन जी। तो ये 2 रुपए की तो डबल एंट्री होगी ना। डन। अब आप लोग चारों अकाउंट्स पूरे कर लें, जो जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको पूरा कर लें। इसको थोड़ा सा बैक अंदर करें। जी अहमद आपके साथ वाले भाई की फिगर चेक करने आ रहा हूं मैं। तो जल्दी निकालो ना, कैरी डाउन बैलेंस में जो भी निकालने हैं।
इधर शिफ्ट करवाओ दरमियान में माशाल्लाह टी काउंट ही नहीं खोले यार, छा गया तू। अभी पिक्चर लूंगा, घर जाके बनाऊंगा, तो भी कैसे निकालोगे यार, ऐसे जुल्म ना। Okay, so hold down the purple marker and calculate the missing figures. BD missing है, पर्पल जी। बैलेंसिंग बोलें, हाँ जी 104। बैलेंसिंग बोलें 90। भाईजान सारे काम छोड़ के इधर देखना है अब आपने, मौका खत्म हो गया 97। अच्छा इधर आपको अगर जहन में हो कि एक डिस्पोजल भी हमने डालनी है। क्यों डालनी है डिस्पोजल? क्योंकि यार अकाउंटिंग वालों ने भी डिस्पोजल बुक करनी होती है, टैक्स वालों ने भी डिस्पोजल बुक करनी होती है। तो यहां पे क्या डालनी है हमने? डिस्पोजल डालनी है। ये डिस्पोजल क्या आएगी मेरी? बैलेंसिंग। ये क्या आएगी? नहीं, बैलेंसिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं बैलेंसिंग आएगी? क्योंकि इस अकाउंट में ऑलरेडी कैरी डाउन में मिसिंग है। तो अब क्या करें, ये जो अकाउंट है इसमें आपको पता है 3 चीजें आती हैं सिर्फ। कैश आता है, बीवी आती है, और कैश और बीवी का डिफरेंस गेन या लॉस आता है। तो इस अकाउंट में बता दें क्या आ रहा है, कैश और गेन आ रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? बीवी। अकाउंटिंग वालों की बीवी सवाल में गिवन नहीं थी, तो अकाउंटिंग वालों की बीवी कितनी निकल आई? ये 2.5 अकाउंटिंग वालों की बीवी है बिके हुए एसेट की। इस 2.5 को यहां से निकाला और वर्किंग 2 में जाके वर्किंग 4 के नाम से डाला। कितनी है जी? 2.5। अब कैरी डाउन बैलेंसिंग बताएं। 82.5 डन। अब थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अकाउंटिंग वालों की बीवी कह रही है जगह नहीं मिल रही। आप जरा अकाउंटिंग वालों की बीवी को प्रोटोकॉल दें। 82.5 और डिस्पोजल्स की बीवी 2 और 82.5 क्या आई है? बैलेंसिंग आई। डन जी। तो किनके वाले अकाउंट पूरे हो गए? तो अब आप लाइन इधर लगा दें। अब किसका अकाउंट शुरू होने लगा? टैक्स वालों का। टैक्स वालों की बीवी तो बिके हुए एसेट्स की मौजूद है इधर, तो 90 - 8 - 2 80। बैलेंसिंग आ गई 80। और इधर क्या बैलेंसिंग आएगा? याद रखिए डिस्पोजल अकाउंट में से 3 चीजें आती हैं। बीवी आती है, कैश आता है, और बीवी और कैश में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर गेन लॉस आ जाता है। तो ऐसा ही है ना? तो बता दें आप क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। कितने का? 1 का गेन आ रहा है। करंट टैक्स में क्या क्या जाना है? ये जाएगा अकाउंटिंग वालों की डेप्शन जाएगी, अकाउंटिंग वालों की डेप्शन जाएगी करंट टैक्स में, टैक्स वालों की डेप्शन जाएगी करंट टैक्स में, टैक्स वालों की डेप्शन जाएगी करंट टैक्स में, अकाउंटिंग वालों का गेन जाएगा करंट टैक्स में, अकाउंटिंग वालों का सॉरी टैक्स वालों का गेन जाएगा करंट टैक्स में। ये सारी फिगर्स कहां चली जाएंगी? करंट टैक्स में। करंट टैक्स में जो फिगर्स उल्टानी हैं वो मैं येलो से लिखे रहने दे रहा हूं, जो रिकॉर्ड करनी है उनका मैं कलर चेंज करने लगा हूं। क्या ये रिकॉर्ड करनी है? क्या ये रिकॉर्ड करनी है? क्या ये रिकॉर्ड करनी है? तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशंस और अकाउंटिंग गेन्स उल्टाएंगे और टैक्स डेप्रिसिएशंस और टैक्स गेन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जरा बताते रहें कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे कैसे? ऐड करके। और अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाएंगे? लेस करके। इस पे काफी लंबी बात होगी हुई क्लास में। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे कैसे? सॉरी रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लेस करके। और टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऐड करके। अभी मैंने कैरिंग अमाउंट और टैक्स WDVs की बात नहीं की, वो कैरी डाउन्स वगैरह वो फिर कोई और वर्किंग होगी, वो करंट टैक्स की वर्किंग नहीं है। तो फिलहाल जरा मुझे करंट टैक्स की वर्किंग इसकी पूरी करवा दें। चलें जी। कुछ चीजें क्या करनी है? ऐड, और कुछ चीजें लेस। ऐड में जगह हाँ छोड़ ही देते हैं, कुछ 4-5 लाइनें तो छोड़ दें। अच्छा जी चलें जी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ये पिछले साल की उल्टानी है, ये हमारे साल की उल्टानी है। ये पिछले साल की उल्टा दी, ये हमारे साल की उल्टा दी। इसके बिल मुकाबले टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे?
इसका मतलब है ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, इसकी बजाय ये माइनस कर लो तो ये टेम्परेरी सा डिफरेंस है जी। इधर क्या और इधर 8। ओके नेक्स्ट 7 और 8 माइनस कर दी। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, गेन क्रेडिट, तो ये गेन आ रहा है। गेन को क्या करें, उल्टाएं। गेन को उल्टा कैसे सकते हैं, लेस करके। क्या नाम रखें इसका, अकाउंटिंग वालों का गेन। अकाउंटिंग वालों का गेन 2010 में नहीं है। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाएं, ओके। इनके वाला गेन डालें टैक्स वालों का, कितना। देखिए दोनों की बीवी डिफरेंट थी ना, हर एक की अपनी अपनी बीवी, दोनों की बीवी डिफरेंट थी, तो दोनों का गेन भी क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। किनके वाला गेन रिकॉर्ड करें, टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करें। टैक्स गेन 1। ठीक है, बात होगी आपकी उससे, गपशप लगी। चलो मेरा कोई दोस्त नहीं क्लास में, मैं बोर हूँ। अच्छा चलिए अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। मैं आपको करंट टैक्स की वर्किंग पहले पूरी करवाऊंगा, फिर डेफर्ड टैक्स की तरफ मूव करूंगा। एएल अर्न कर ले, नोट किसी ने करना है तो, हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर। चलें जी, आप पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाएं। IAS 21 का टेस्ट दे दिए, टेस्ट नंबर 4, पूरे नंबर भी आ सकते हैं किसी के। अच्छा पॉइंट नंबर 4, एएल अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ, कहते हैं एमसीक्यूज में, बाकियों में भी। अच्छा एएल अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 मिलियन। एएल ने एमसीक्यूज में काफी बोंगी ऑप्शंस भी दी हुई थी, अजीब अजीब सी। अच्छा आप बता रहे हैं कि दिया टेस्ट, ठीक है। एएल अर्न कैपिटल गेन, तूने नहीं दिया, नहीं दिया, जुबान अंदर कर, नहीं दिया ना। एएल अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 मिलियन। पिछले साल कितनी कमाई थी, पिछले साल 0 कमाई थी, इस साल कितनी कमाई है, 6। हाजिर बात चला करें क्लास में, ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो द इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब जो लोग जिनके दिमागों पे टैक्स चढ़ा हुआ है वो तो ये कहेंगे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, सिक्योरिटीज हैं, ये तो सेपरेट ब्लॉक है, इसका तो 12.5% रेट था। जिन पे टैक्स चढ़ा हुआ है वो पता नहीं इस तरह की बातें करेंगे। तो भाई दीवाने हो गए, सवाल बताया करेगा। आपने कैफ 2 जो पढ़ी हुई है उसको भूल जाए बिल्कुल, कैफ 2 में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भूल जाए, सवाल खुद अपने रूल बनाएगा, हम अपने रूल खुद बनाते हैं। अच्छा एएल अर्न, वापस आ जाओ, एएल अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 मिलियन। दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, किसने बोला है, दूर बैठा कर। दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, किसने बोला है, टैक्स वालों ने। दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो इस इनकम पे टैक्स नहीं लगाना। तो मुझे बता दें इस इनकम को अदर इनकम में पड़ी होगी, तो पड़ी हुई चीज को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, लेस करके। वो किधर है, पड़ी हुई चीज को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, लेस करके। ये पहले दिन भी हमने एग्रीकल्चर इनकम किया था, लेस कौन सी इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मार्कर का नीलापन नजर आ रहा है आपको, ओके वेल डन। आखिरी लोगों ने खड़ा कर दिया, बाकी छोड़े पड़े। एग्जेम्प्ट इनकम बोले 6, इसको क्या कर दें, लेस कर दें, क्योंकि इनकम प्रॉफिट तक पहुंचे हुए ऐड हो चुकी, तो ऐड हुई भी चीज को बाहर निकालने का तरीका लेस कर दें। बड़ा मजे का है ये, आगे चलें। अच्छा वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्रॉट डाउन था, कैरी डाउन था। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस है बैड डेट एक्सपेंस। लेकिन अगर कोई एक्चुअली पैसा लेके भागे तो उसका अंदाजा यहां लगाया होता है, तो मैच इसको यहां करके करा देते हैं। तो जो अगली चीज आती है यहां पे वो आती है बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो इट इज द कंप्लीट फॉर्मेट। कल मैंने पहले साल में ये डाला था, फिर दूसरे साल में ये भी डाल के आपको दिखाया था। तो दैट इज बैड डेट एक्सपेंस एंड द स्टोरी ऑफ बैड डेट रिटर्न ऑफ। ये फॉर्मेट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट का। अच्छा ये हम उल्टा दिया करेंगे क्योंकि ये अकाउंटिंग वाले P&L में ले गए होंगे। टैक्स वाले कहेंगे हम आपको सिर्फ माइनस करने देंगे बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो क्या उल्टाएंगे, अंदाजा बैड डेट एक्सपेंस, और क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें कोई दो अकाउंट नहीं बनेंगे, प्रोविजंस के ना दो अकाउंट नहीं बनते, प्रोविजन का बस एक ही अकाउंट बनेगा। और ये जो मैंने अकाउंट बनाया है ये अकाउंट जो है वो IFRS की रोशनी में है। ये अकाउंट किसकी रोशनी में, इसी अकाउंट से
दोनों चीजें निकल आया करेंगी इसी अकाउंट से, दोनों चीजें निकल आया करेंगी। पीपी के अकाउंट तो दो दो बनाने पड़े हैं, तो अलग अलग अकाउंट बना के चीजें निकालनी पड़ी हैं, लेकिन इसमें जो IFRS वाला अकाउंट बनेगा इंशाल्लाह उसी से हमारा गुजारा चल जाया करेगा। अच्छा जी, इसकी लॉजिक्स के ऊपर काफी डिटेल से डिस्कशन हो गई थी। अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन हाईलाइट कर रहा हूं, उस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करके मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। आप हजरात ने जो है वो मुझे बना देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट 2 सालों का। ये जो मैंने बाद में हाईलाइट किया है, इस इंफॉर्मेशन को जरा पहले पढ़ लें। VII नहीं, VII पूरा क्यों पढ़े हैं? जितना मैंने येलो किया हुआ है वो पढ़ें। चलें जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दें। ओ भाईजान, ये BD है ना यार, BD है, BD पकड़ें और शुरू करें सवाल। अच्छा यार, एक बात याद रखिएगा, इधर देखें, इधर इधर सारे जरा, इसके साथ ना एज ऑन लिखा होगा पेपर में, एज ऑन ब्रॉट डाउन, और इसके साथ भी एज ऑन लिखा होगा, और इसके साथ और इसके साथ फॉर द ईयर लिखा होगा। ये अकाउंटिंग वालों के P&L में जाते हैं और ये टैक्स वालों के P&L में जाता है। तो ये दोनों एज ऑन टाइप चीजें होंगी और ये दोनों फॉर द ईयर टाइप चीजें होंगी। तो आखिरी हिंट आपको देना था वो दे दिया। अब भी अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नहीं बना सकते तो दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। सर उमैर ने चाय पी थी, आखिरी कतरे बचे में। अच्छा चलें जी, पॉइंट VII। व्हाइट और ब्लैक शर्ट, आपका नाम क्या है? सामा, बड़ी हिम्मत चाहिए छुट्टी करने के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, ऐसी कभी सोचूं कि छुट्टी करनी है तो मेरे तो सही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार छुट्टी क्या मतलब, कैसे? मेरे से तो नहीं होती। ठीक है, आपने मेरी क्लास ले ली है, ठीक है, टीचर की क्लास नहीं लेते। अच्छा, डन हो गया जी, बन गया 2 सालों का अकाउंट। बैलेंसिंग भी निकाल लें, जो जो फिगर्स बैलेंसिंग है। जो साथ वाला सर पे खुरक कर रहा है उसको देखें, इसने अकाउंट पूरा कर लिया। गाइस, खुरक में इचिंग नहीं, इचिंग तो खारिश होगा, खुरक कुछ और होगा। रिमूविंग द इचिंग। अच्छा, वर्किंग नंबर 6, ये किन के मुताबिक बनाने लगा हूं मैं? सिर्फ अकाउंटिंग वालों के मुताबिक। कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर बाबा जी नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा जी, मुझे बताएं इसमें ओपनिंग क्या होगा? 1 जनवरी 10 BD आएगा, और 31/12/10 क्या आएगा? CD आएगा। फिर सीट बेल्ट लगा के क्लोज कर देंगे। फिर 1 जनवरी 11 BD आएगा बबलू, फिर 31/12/11 भालू कैरी डाउन आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं जामनी से लिख रहा हूं जामन, बैड डेट एक्सपेंस, और इधर क्या लिखने लगा हूं? बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस फॉर 2011, और इधर क्या आएगा? बैड डेट रिटर्न ऑफ फॉर 2011। चलें जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट एज ऑन 31/9। 31/9 का मतलब होता है, कायदे आज़म ने कहा था 1 जनवरी 10 इज ₹9 मिलियन। तो 31/12/9 का मतलब वही है, कितना आ गया जी? ये 9 मिलियन। डन, आगे चलें। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड अकाउंटिंग वाले करते हैं, रिकॉर्डेड इन P&L वॉज 5। इस साल कितना बैड डेट एक्सपेंस है? 5 इस साल, और पिछले साल 7। 5 और 7 ये क्या है? एक्सपेंस फॉर द ईयर टाइप चीज है या एज ऑन टाइप चीज है? ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है ना, तो ये फॉर द ईयर टाइप चीज है। तो बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना? इधर ऊपर कितना लिखना है? 7, और नीचे 5। डन, आगे चलें। बैड डेट रिटर्न ऑफ पिछले साल कितने? 4, इस साल 3। ये भी P&L टाइप चीज है, बिल्कुल जी, ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ये टैक्स वालों के मुताबिक है। वो टैक्स वालों के मुताबिक तो नहीं, अकाउंटिंग वालों ने भी बैड डेट राइट ऑफ इतना ही किया है, लेकिन टैक्स वाले इसको खर्चा मानेंगे जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ 4 और 3, ये अकाउंट का फॉर्मेट होगा। अच्छा यार, ये अकाउंट बताता क्या है? हमने अंदाजा लगाया था साल के शुरू में कि 9 लेके भागेंगे। इस साल भी सेल की होगी हमने, तो हमने फर्दर अंदाजा लगाया कि 7 और लेके भागेंगे।
9 जमा 7 16, 16 में से कितने भाग गए, बाकी इंशाल्लाह भागेंगे। अच्छा, अब बैलेंसिंग बोलें 12, तो बता दें 2010 के एंड पे हमारा क्या ख्याल था कितने भागेंगे 12, और 2011 के शुरू में भी वही अंदाजा रहेगा 12 हमने सोचा था लेके भागेंगे। इस साल की सेल की वजह से 5 और लेके भागेंगे, लेकिन भाग बड़ी छोटियां भागियां रही हैं, तो भागे कितने फिलहाल 3, बाकी स्टिल टू भाग भागेबल कितने हो गए 14। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें येलो हाइलाइटर और ग्रीन हाइलाइटर। येलो हाइलाइटर में हमने कहा था इन चीजों को उल्टाना है, ग्रीन हाइलाइटर में मैंने कहा था इन चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो मेरे ख्याल से इनको उल्टाना है और इनको रिकॉर्ड करना है। चलें जी, खर्चे को उल्टाएंगे और राइट ऑफ को रिकॉर्ड करेंगे। उल्टाने का तरीका, खर्चे को उल्टाने का तरीका क्या बताया था, ऐड, और राइट ऑफ को रिकॉर्ड करने का तरीका लेस। अच्छा, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये भी आर्जी सा डिफरेंस है। क्या मतलब, अगले साल अगर लोग लेके पैसे भागे तो टैक्स वाले भी माइनस करने देंगे, कोई मसला नहीं, तो इसमें भी कुछ ऐड करके लेस करना है जी। इधर लिखा करेंगे प्रोविजन का लफ्ज नहीं, बैड डेट एक्सपेंस 7 और 5, और इधर बैड डेट रिटर्न ऑफ 4 और 3। जल्दी करो भाई, बैग में से आपको चीज निकाल रहे थे। अच्छा ठीक है, हो गया। हाईवे क्लास 3rd रो ब्लू शर्ट, हाथ हिला दिया करें। 3rd रो ब्लू शर्ट दरमियान में बैठे हुए, ओके डियर। अच्छा, ये क्या चक्कर था, अच्छा एक भाई ने सवाल पूछा है कि अकाउंटिंग वालों ने P&L में ये 7 डाला होगा या 4 डाला होगा। मेरे भाई इसीलिए ना कल मैंने आपको वाजे तौर पर टी काउंट्स भी बनवा दिए थे और एंट्रीज भी करवा दी थी, लेकिन इनके सवाल के बाद मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा ज़रा आपको मैं दोबारा बता दूँ पूरी कहानी। मैं सिर्फ आपको ये कहानी बताने लगा हूँ 2010 के बारे में। 2010 का जो P&L है ना, उसमें गया होगा 7, और इसकी एंट्री कल मैंने आपको करवाई थी। मैंने कहा था इसकी डबल एंट्री याद रखिएगा, प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टाइप कोई चीज थी, तो ये इसकी डबल एंट्री थी। एक चीज इसकी P&L के मुंह पे आ जाती है और दूसरी चीज यहां आ जाती है। ये जो 4 है ना, ये नहीं जाता कहीं P&L में। ये जो 2010 का बना होगा ना डेटर अकाउंट, 2010 का क्या बना होगा, उस डेटर अकाउंट में ये 4 आया होगा। तो अगर इस 4 को देखो तो ये 4 डेटर की क्रेडिट में जा रहा है और प्रोविजन की डेबिट में जा रहा है, ना कि P&L में। बट अगर इस 7 को देखूं तो ये 7 P&L में खर्चे के तौर पे बुक हो रहा है और दूसरी साइड पे इस अकाउंट में आ रहा है। इसलिए ऐसी जरा भाई ने बात पूछी तो मैंने कहा बता दूं, तो बता दें अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए होंगे। कल मैंने ब्रैकेट में यहां P&L भी लिख दिया था, आज शायद लिखना भूल गया जिस वजह से मजा नहीं आया इनको। तो P&L में 7 और 5 गया है, लेकिन डेटर अकाउंट की क्रेडिट पे ये गया। अच्छा, अब अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि भाईजान जो भी अंदाजा है वो बुक करो। टैक्स वाले कहते हैं अंदाजा ना देखो, एक्चुअली जो डेटर अकाउंट में क्रेडिट हुए पैसे लेके भागे ये वो है। और अकाउंटिंग वाले इस 4 को इसलिए खर्चा बुक नहीं करते कि ये 9 का ऑलरेडी को बुक हो चुका है, उसके अगेंस्ट भाग रहे हैं, तो दोबारा अकाउंटिंग वाले बुक नहीं करते, इसलिए 4 खर्चे में नहीं गया हुआ। तो अब ये अकाउंट बना तो अकाउंटिंग वाले मुताबिक है, लेकिन लकीली इसमें से दोनों फिगर्स निकल आई हैं। तो टैक्स वाले कितना माइनस करने देंगे 4, अकाउंटिंग वाले 7 कर चुके हैं माइनस। अब क्या करना पड़ेगा, 7 को ऐड करना पड़ेगा और 4 को माइनस करना पड़ेगा। आगे देखें क्या रह गया सवाल में, कुछ भी नहीं रह गया। बाकी मैंने पॉइंट VII मुझे पता है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। VIII होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था VIII। अच्छा, ये वाला पॉइंट पढ़ें जी। कंपनी का असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। असेस ये होता है कि आप दावा करते हैं मेरा इतना लॉस है, और FBR वाले उसे मान लेते हैं कि ये आपका लॉस है। इसे कहते हैं असेस कर लिया है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, एज्यूम्ड असेसमेंट का यही मतलब होता था कि हमने टैक्स इतना कहा कि हमारा इतना लॉस है, टैक्स वालों ने असेस करके बता दिया कि इतना लॉस है। ये जो असेस का लफ्ज है ना, ये असेस का लफ्ज
ये टैक्स वाले यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? टैक्स वाले। टैक्स वाले कहते हैं हम मानते हैं कि आपका 2009 में क्या आया था? लॉस आया था। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इसलिए लिखा हुआ है लॉस, हालांकि ये कैरी डाउन लॉस है 2009 का। ब्रॉड फॉरवर्ड इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम 2010 के शुरू में से ब्रॉड फॉरवर्ड का नाम दे दें। तो बता दें टैक्स वालों की नजर में हमारा पिछले साल का लॉस कितना है। अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं। शायद कहानी ये थी कि 2009 में कोई टैक्सेबल प्रॉफिट टाइप चीज थी, बल्कि आया था टैक्सेबल लॉस टाइप कोई चीज आई थी। जब पिछले साल लॉस आया होगा तो हमने टैक्स पे नहीं किया होगा। अब एक रूल है टैक्स लॉ में जो मैं आपको बताने लगा हूं। टैक्स वाले बहुत ही मेहरबान है, बिजनेसमैन को डिस्करेज नहीं करते। बिजनेसमैन को कहते हैं भाई अगर आपका लॉस आ गया कोई मसला नहीं, आप लॉस अगले साल माइनस कर लो, कोई मसला नहीं, अगले साल माइनस कर लो, कोई मसला नहीं, फिर भी माइनस ना हो अगले साल माइनस कर लो। तो लॉ नहीं ऐसा कोई आप अगर लफ्ज बोल रहे हैं तो वो टैक्स की किताब में आपने पढ़ा होगा, वो कम से कम हमारे इधर के सिलेबस में नहीं है। तो कुछ 6 साल की मुझे आवाज आई थी, ये पता नहीं किसने क्यों बोला मुझे, आई डोंट नो। तो हमारे अपने रूल होंगे, इधर बताया करेंगे। तो टैक्स के मुताबिक क्या आया? वो लॉस हम जिस साल इस लॉस से कोई बेनिफिट होना चाहिए था। बेनिफिट क्या होना चाहिए था? लॉस आया तो हुकूमत हमें टैक्स देती, लेकिन हुकूमत कहती है ऐसा ना करो, अगले साल अगर तुम्हें प्रॉफिट आ गया तो उतनी तुम्हें बचत करवा देंगे। अब मुझे बताएं पुराने लॉस का मैं क्या सलूक करूं? लॉस को किसके अगेंस्ट खड़ा करूं? प्रॉफिट के अगेंस्ट। अच्छा लॉस किस साल का है? 9 का है, 10 का है, 11 का है? लॉस किस 24 घंटे में से 6 घंटे। अच्छा कुछ हम बात कुछ और कर रहे थे, शुरू कुछ और हो गई ऑनलाइन वालों। 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे खाने के लिए, नमाजों के लिए, 16 घंटे बच गए। 16 घंटे में से आधा घंटा तिलावत के लिए और 6 घंटे क्लास से मैं टेस्ट हो गया, पीछे 9:30 बच गए, तो 9:30 घंटे हो गए। अब 9:30 घंटे में अगर आप हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे भी दें तो ना टाइम है, खुला टाइम है यार। अभी से सीरियस हो जाए। आने जाने का टाइम 6 घंटे डाल तो दिए इसके, 6 घंटे क्लासेस के 6 घंटे नहीं है ना, 6 से कम होती हैं। ओके अच्छा भाई ये क्या नाम है इनका? दानिश पोवल ऐसी। अच्छा मोहतरम 2009 में क्या आया है? लॉस आया है। अब जो 2009 में लॉस आया है, इस लॉस को हम इस्तेमाल करेंगे किस में? 2010 के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। लेकिन पहले 2010 का जरा टैक्सेबल प्रॉफिट निकल तो आए। तो आप यहां पे खड़े होकर मुझे 2010 की बताने फिगर कितनी है? 50 और ये 58.5। एक और नया लेस में डालने लगा हूं इधर, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। प्रॉफिट में प्रॉफिट जमा होता है लेकिन लॉस प्रॉफिट में से क्या होगा? माइनस होगा। ये एक बेनिफिट है, बहुत बड़ी ऑफर है टैक्स वालों की तरफ से। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ 2009 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 2000 चल पड़ा भाई ऑफ 2009 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 2010। बोले 19.25। अच्छा इतना प्रॉफिट था कि सारा लॉस माइनस हो गया या अभी भी कोई लॉस बचा हुआ है? बल्कि प्रॉफिट बचा हुआ है 30.75। अब इधर तो कोई चक्कर ही नहीं कुछ। 58 भाई इसके साथ बेहतर है लिखें टैक्सेबल प्रॉफिट, डबल अंडरलाइन। अब टैक्स रेट जाके सवाल में देखते हैं। यार ऑफ हो गया ये। अच्छा उन्होंने क्या ऑफ करें फिलहाल, ठीक है। टैक्स बता दें कितने? टैक्स रेट बताएं जल्दी कितने? 35%। टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। 20.48। हाँ जी क्या? एंट्री जबरदस्त एंट्री 2010 और 2011। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 10 पॉइंट। ये एंट्रीज के कोई मार्क्स नहीं होंगे पेपर में क्योंकि उसने मांगी नहीं, लेकिन हम अपने वैसे रिवीजन के लिए करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 20.48। अब ये डिस्टॉर्शन सी आ गई होगी, इस डिस्टॉर्शन को इंशाल्लाह हम रिमूव करेंगे।
ओके अच्छा भाई, अब वो जो मैं सोचवाया करता था उसको सोचना बंद कर दें। क्या कि 45 क्वेश्चन होमवर्क में मिले थे और मैं 30 करके सो गया, बाकियों के लिए मैं फील करूं लायबल, और फिर अगले साल 60 मिले और मैंने फिर भी कम किए और 58 किए। अब इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह आप सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, 4 कॉलम खोलेंगे। 4 कॉलम कितनी चीजों के लिए खोलेंगे आप मुझे बता दें। बैलेंस शीट टाइप चीजें ढूंढें, बैलेंस शीट टाइप चीजें। मैं आपके सामने एक सफा खोल देता हूं क्योंकि इसमें मैंने बैलेंस शीट टाइप चीजें ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं। बैलेंस शीट टाइप चीजें, इनके कैरी डाउन्स वगैरह, इनके कैरी डाउन्स वगैरह और इनके कैरी डाउन्स वगैरह, ये किस तरह की चीजें हैं, बैलेंस शीट टाइप चीजें हैं। तो मैं बैलेंस शीट टाइप चीजें उठाने लगा हूं और उनको कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की वर्किंग में लेके जाने लगा हूं। लेकिन याद रखिएगा जी, इससे जो मेरा कैरेट, इससे मेरे डेफर टैक्स के टी अकाउंट के कैरी डाउन्स आएंगे, लेकिन मुझे डीटीईज चाहिए, वो फिर मैं एंड पे बैलेंसिंग निकालूंगा। तो अभी अगर बैलेंस शीट की चीजें उठाऊंगा तो बैलेंस शीट टाइप चीजें निकलेंगी बाहर। तो वर्किंग नंबर 7, वर्किंग नंबर 7, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 10, और इसी तरह डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/11। कितने कॉलम, 4 कॉलम। कौन कौन से, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स एट द रेट ऑफ 35% जी। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट का कोई कैरी डाउन नहीं होता क्योंकि वो P&L में चला जाता है, एसेट अकाउंट से कैरी डाउन होते हैं। तो पहले कौन सा साल है मेरे सामने, सिर्फ 31/12/10। अकाउंटिंग वालों की बीवी 95, टैक्स वालों की बीवी 90। क्या लिखूं इधर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू अकाउंटिंग वालों की 90। क्लियर। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, असल में ना इधर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी आ सकता है और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी आ सकता है। अभी ये बातें समझ नहीं आ रही क्योंकि नई नई है। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आए तो इधर आएगी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आए तो इधर आएगा डेफर टैक्स एसेट। अब 2 मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, रूल 1 और 3। रूल 1 ये था, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, then this 5 will be called as taxable temporary difference and it will be called as deferred tax liability. It will be called as deferred tax liability. लेकिन ये तो रटा प्रोग्राम था, रूल 1। अब हम लॉजिक पे चलते हैं। मुझे बताएं, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? आपको पता है जो आज की बुक वैल्यू होती है वो फ्यूचर में डेप्रिशिएट होती है। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 95। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 90। इसका मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फ्यूचर में अगर करंट टैक्स की वर्किंग जहन में लाएं तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन विल बी ग्रेटर देन टैक्स डेप्रिसिएशन। जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से बढ़ेगी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में ऐड वाली फिगर 5 रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जब फ्यूचर में ऐड वाली फिगर 5 रुपए से ज्यादा हो जाएगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे। जब टैक्सेबल प्रॉफिट 5 से बढ़ जाएंगे तो 5 से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो 5 के लिए मैं टैक्सेबल फील करूं, मैं टैक्सेबल फील करूं तो इसका नाम क्या बनेगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन रूल 1 भी लगा सकते हैं आप। 5, ये कौन सा आ गया? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपके कई एसेट्स हों, पीपी हो, इंटेंजिबल्स हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो, कई चीजें हों, तो क्या करें? टीटीडी पे रेट साथ साथ लगाते रहें या सारे टीटीडीज को जमा करके एक दफा भी रेट लग सकता है? एक दफा भी रेट लग सकता है। तो मुझे पता है इसके बेटे का नाम डीटीएल है। अगर आप चाहते हैं इसके बेटे का नाम डीटीएल लिखना तो मैं लिख देता हूं, लेकिन इसके बेटे का कद कितने वो मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी सारे टीटीडीज को इकट्ठे करके एक ही दफा इनके साथ जो भी सलूक करना है वो करूंगा। डन? अच्छा जी, ये पहली बात होगी। दूसरी बात, एक और चीज है जो आपके लिए नई है। व्हाट इज दैट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे ये बताएं,
कि आखिरी साल का कैरी डाउन कितना है। जानबूझ के मैंने पिक्चर को ऐसे आपके सामने शो किया है कि आपको कैरी डाउन कितना नजर आ रहा हो, 14। ये अगले साल का क्या बनेगा, ब्रॉड डाउन कितना, 14। क्या ऐसा हो सकता है अगले साल हम कारोबार बंद कर सकते हैं? हो सकता है हम कारोबार बंद कर दें। और क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा अंदाजा एग्जैक्ट मैच कर जाए? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर अगले साल फर्ज करें जो अंदाजा लगाया था वही लोग एक्चुअली पैसा लेके भागे। अब इनका खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है, वो कैरी डाउन में पड़े हुए, मतलब है खर्चा बुक हुआ है, अब इधर डालने की जरूरत नहीं है इनको। जितना अंदाजा लगाया था उतने ही भाग गए। 14 का अंदाजा था, 14 के 14 भाग गए। कैरी डाउन कितना आ गया, 0 आ गया। मुझे बताएं अब क्या अगले साल, जो मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा साल, क्या अगले साल ये 14 का खर्चा टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे? बोले बोले डिडक्ट करने देंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल बैड डेट है, तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे। क्या मैं प्रोविजन के कैरी डाउन को देख के आज के बाद फिक्रा बोल सकता हूं, इट विल बी डिडक्टेड इन फ्यूचर व्हेन एक्चुअल बैड डेट विल बी रिटर्न ऑफ? तो आज आपको एक नई बात बताई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन डिडक्टेबल इन फ्यूचर होता है। डिडक्टेबल इन वाई? प्रोविजन इज एन अंदाजा, 14 इज एन अंदाजा, अंदाजे टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते। इस 14 को टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब कभी एक्चुअल खर्चा होगा। तो ऐसे ही सफे में कहीं लिखें, सफे के टॉप पे जाके 14 पे स्टार डाल के, दिस 14 इज डिडक्टेबल। अगर उतने लोग पैसे लेके भाग जाएं, दिस 14 इज डिडक्टेबल इन 2012, ऐसा ही है। दिस 14 इज डिडक्टेबल इन 2012। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन जब भी करें ना, फ्यूचर को देख के करनी है। दिस 14 इज डिडक्टेबल इन 2012 इफ द सेम अमाउंट इज रिटर्न ऑफ। अगर सेम अमाउंट राइट ऑफ हो जाए तो फिर तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में माइनस कर लेंगे। इफ सेम अमाउंट इज रिटर्न ऑफ, अगर सेम अमाउंट हम राइट ऑफ करनी पड़े। अच्छा, हर अकाउंट के ना कैरी डाउन को देख के ना डेफर्ड टैक्स की लॉजिक सोचनी पड़ती है। ये हमने पीपी के कैरी डाउन को कैसे देखा था, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो जाएगा, और हो भी रहा है, हमें देख रहे हैं। पीपी के कैरी डाउन को देख के क्या सोचा था, फ्यूचर में क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। प्रोविजन के कैरी डाउन को देख के क्या सोचा, ये फ्यूचर में टैक्स वाले क्या करने देंगे, माइनस करने देंगे। लेकिन ये तो मैंने आपके समझाने के लिए बनाया था, इसलिए समझाने के लिए बनाई हुई चीज को मैं मिटाने लगा हूं, क्योंकि ये सवाल का हिस्सा नहीं है और ये फिगर मैंने ज्यूम की थी कि एग्जैक्ट वही लोग पैसा लेके भाग गए। क्लियर? अब मुझे बताएं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको याद है इंट्रो की क्लास में बैलेंस शीट में जाती थी और बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होकर जाती थी, ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है पहले साल के एंड पे, एज ऑन पहले साल के एंड पे 12, एज ऑन 31/12/10 प्रोविजन फॉर डीडी इज 12। यहां ऐसे पढ़ा करें, एज ऑन 31/12/10 प्रोविजन फॉर डीडी इज 12। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टैक्स वालों की नजर में भी कोई अंदाजे का अकाउंट बनता होगा? टैक्स वाले प्रोविजंस को मानते हैं, तो जब टैक्स वाले प्रोविजंस को नहीं मानते तो टैक्स वालों की किताबों में कोई प्रोविजन का टी अकाउंट बन रहा है? कुछ बच्चे ना ज्यादा तंग करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन ऑफ 0 क्यों ले रहे हैं, तो उन बच्चों को आज के बाद मैं हमेशा के लिए जवाब दे रहा हूं। मैं उनकी रिक्वेस्ट पर प्रोविजन फॉर डीडी का अकाउंट बनाने लगा हूं टैक्स वालों का, जो कि बनाना मकसूद भी नहीं है, मतलूब भी नहीं है। ये अगर अकाउंट बनाए ना तो प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं करती टैक्स वालों की नजर में, बल्कि टैक्स वाले कहते हैं जो राइट ऑफ है वो ही एक्सपेंस है, और कैरी डाउन कितना, 0। फिर अगला साल आता है, टैक्स वाले कहते हैं हमारी नजर में अंदाजे ना लगाओ, भागे कितने, हमने कहा 3 भागे, कहते हैं यही एक्सपेंस है, कितना, 3, अंदाजे मत लगाओ। तो ये अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का किनकी नजर में, बट दिस अकाउंट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन आईकैप, यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर दिस। इससे पहले कि आप नोट करें मैं इसको मिटा दूं, बस सादा सी बात लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0 हमेशा के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज अ टैक्स बेस क्या होती है, टैक्स वालों की बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0, यानी टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते, उर्दू में लिख लें ऑफ 0। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल ऑलवेज हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0, और उर्दू में लिखें टैक्स वाले अंदाजे नहीं लगाते। इतनी लंबी बात करने के बाद और एक टी अकाउंट बना के मिटाने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से यहां 0 लिखने लगा हूं। टैक्स वालों की बैलेंस शीट में प्रोविजंस एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, आप बता दें ये 12 डिडक्टेबल इन फ्यूचर है, टैक्सेबल इन फ्यूचर है। अभी काफी लंबी चौड़ी बात हुई है। ये 12 टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब वो एक्चुअल लेके भागेगा। ये 12 का फिलहाल तो अंदाजा ही है ना हमारा, वो अगली हमारी किस्मत के 3 भागे जो भी भागे। फिलहाल इस साल के एंड पे खड़े होकर हम क्या सोचेंगे कि ये 12 हैं और 12 के 12 भाग भी सकते हैं। तो दिस 12 विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर व्हेन एक्चुअली रिटर्न ऑफ, व्हेन एक्चुअली रिटर्न ऑफ। तो क्या मैं कह सकता हूं इस 12 को डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस? तो बता दें इस 12 का क्या नाम रखूं? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इसके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। व्हाई इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर एंड व्हाई इज इट ए टैक्स सेविंग? अब वो जो मैं आपको अक्सर कहता हूं हार्ड टू क्रंच वाली बात है, डिफरेंट है, मुश्किल है डाइजेस्ट करना, वो बात मैं आपसे करने लगा हूं। इस 12 को टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब कभी 11 में, 12 में, 13 में, 2014 में, 15 में, 16 में कभी लोग पैसे लेके भागेंगे तो टैक्स वाले तब माइनस करने देंगे। इस 12 को टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे? जब ये एक्चुअल लेके भागेगा। जब टैक्स वाले माइनस करने देंगे तो करंट टैक्स वर्किंग में बैड डेट रिटर्न ऑफ के नाम से ये माइनस होगा। ये 12 माइनस होगा ना टैक्स, ये तो बताया था। 14 इधर बीडी में आए मिसाल के तौर पर, और 14 में बैड रिटर्न ऑफ में भी जाएगा। तो टैक्स वाले इस 12 को कब माइनस करने देंगे? जब एक्चुअली बंदा पैसे लेके भागेगा। जब बंदा पैसे लेके भागेगा तो टैक्स वाले टैक्स की वर्किंग में करंट टैक्स में रिटर्न ऑफ को माइनस करने देंगे। माइनस करने की वजह से प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो ऐसी हरकत है जिसकी वजह से फ्यूचर में टैक्स सेव हो रहा है। तो टैक्स सेविंग का नाम लायबिलिटी रखें, एसेट रखें, एसेट रखें। इस वजह से इसका नाम एसेट है। डिडक्टेबल क्यों है ये अलग बात है, एसेट क्यों है ये इससे लिंक्ड बात है। दोबारा बताएं डिडक्टेबल क्यों है? ये 12 वाले डेटर जब भी कभी पैसा लेके भागेंगे तो टैक्स वाले इस 12 को डिडक्ट करने देंगे। इसका नाम क्या पड़ गया? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगला सवाल, जब टैक्स वाले इसको करंट टैक्स की वर्किंग में डिडक्ट करने देंगे बैड रिटर्न ऑफ के नाम से, तो वो करने की वजह से प्रॉफिट्स, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। कम होंगे तो टैक्स कम देना। जब टैक्स कम देना पड़ेगा तो आज खड़े होकर फ्यूचर में हमें क्या मिलनी है? सेविंग। उस सेविंग का नाम क्या रखें? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो इसलिए बताया था डीटीडी के बेटे का नाम डीटीए है। क्लियर? अच्छा, अब आज की क्लास में शायद ये सवाल तो पूरा हो ना सके, लेकिन आपके 5 से 7 मिनट मुझे और चाहिए इसी एडजस्टमेंट के लिए। अब सारे इधर अटेंटिव हो जाएं। मैं डेटर्स का कैरी डाउन एज्यूम कर रहा हूं, डेटर्स का कैरी डाउन एज्यूम कर रहा हूं, सवाल में गिवन नहीं है। डेटर्स का कैरी डाउन क्या कर रहा हूं? एज्यूम कर रहा हूं। कल आपको याद है मैंने डेटर अकाउंट भी खोला हुआ था। फर्स्ट करें, डेटर का कैरी डाउन 100 है पहले साल का। कितना है? 100। अब जरा मुझे बता दें कैरी डाउन कितने हैं? 100। प्रोविजन कितनी है? 12। अगर मुझे डेटर का कैरी डाउन दिया होता, अगर मुझे क्या दिया होता? डेटर का कैरी डाउन दिया होता, तो डेटर का कैरी डाउन कितना? 100 अकाउंटिंग वालों की नजर में, और प्रोविजन का कैरी डाउन कितना? 12। 100। आपको याद है इंट्रो की क्लास में डेटर माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट डेटर्स कितना? 88 हो गया। ये जो 88 है टैक्स वालों की नजर में 100, हिम्मत 100 डेटर है ना। टैक्स वालों ने डेटर को तो मानना है, ऐसी तो बात नहीं डेटर्स को नहीं मानेंगे। टैक्स वाले कहेंगे 100 रुपए लोग दे जाएंगे, बस 12 बुरा लेके नहीं भागेंगे। जब भागे तब बताना। तो वर्क प्रोविजन का कैरी डाउन टैक्स वालों की नजर में 0, 100 माइनस 0। क्या इस फॉर्म में भी पेपर में डाटा आ सकता है? जी बिल्कुल, इस फॉर्म में भी पेपर में डाटा आ सकता है, लेकिन जिस मर्जी फॉर्म में हो। अभी मैं 5 मिनट लगा के साबित करूंगा। इधर भी डेफर्ड टैक्स एसेट ही बनेगा और इधर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही आएगा। आप बता दें इस 88 और 100 को सामने रख के फ्यूचर को देख के सोचना होता है, ऐसा ही है। अब इस 88 और 100 को सामने रखें। पहले हमने आसान काम किया था, सिर्फ 12 और 0 को सामने रख के फ्यूचर को सोचा था। अब 88 और 100 को सामने रख के फ्यूचर को सोचें। अच्छा जी, आप मुझे बताएं ये जो 100 है टैक्स वालों की नजर में ये ज्यादा आ रहा है, और 88 है वो अकाउंटिंग वालों की नजर में, इसका मतलब है अकाउंटिंग वाले कोई खर्चा बुक कर चुके हैं जिसकी वजह से डेटा कम हो रहा है। अकाउंटिंग वाले कोई खर्चा बुक कर चुके हैं जिसकी वजह से डेटर कम हो रहा है। तो जब अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक किया तो अकाउंटिंग वाले डेटर को कम कर चुके हैं, तो अकाउंटिंग वाले खर्चा बुक कर चुके हैं। लेकिन टैक्स वालों ने वो खर्चा बुक, इस वजह से उनके डेटर ज्यादा आ रहे हैं।
अब जब टैक्स वाले फ्यूचर में खर्चा बुक करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये तो आरजी सा फर्क है, जब टैक्स वाले फ्यूचर में खर्चा बुक करेंगे तो खर्चा बुक करने की वजह से करंट टैक्स में वो फिगर्स डिडक्ट होंगी, डिडक्ट होने की वजह से प्रॉफिट कम होंगे। तो आज खड़े होकर सोचें तो टैक्स फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आज खड़े होकर सोचें तो फ्यूचर में क्या होने वाली है, सेविंग होने वाली है। दोबारा सुन लें इसको, कैरी डाउन डेटर्स का कितना, अकाउंटिंग वालों की नजर में भी, टैक्स वालों की नजर में भी 100। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 100 में से 12 लेके भाग जाएंगे, टैक्स वाले कह रहे हैं जब भागेंगे तब बताना। इस बुनियाद पर बीवीज कितनी आ गई, 88 और 100। अब जब ये 88 और 100 आ गई तो अब हमें जरा लॉजिक पे सोचने कि अकाउंटिंग वालों ने 12 का खर्चा किसी भी नाम से बुक कर, जो खर्चा अकाउंटिंग वालों ने बुक कर लिया, टैक्स वाले कब बुक करेंगे ये 12, जब कभी डेटर पैसे लेके भागेगा, और जब भागेगा तो फिर टैक्स वाले 12 माइनस करने देंगे। तो इसका मतलब डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो जब डिडक्टेबल इन फ्यूचर, तो डिडक्ट होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स, जब टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे तो फ्यूचर में टैक्स सेव होगा। सेविंग का नाम क्या रखूं, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डिफरेंस 12 और उसके ऊपर टैक्स जो भी निकलेगा ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, और इसका नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। और डेटर कौन है, डेटर एसेट अकाउंट होता है, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट। वो जो हमारा रूल नंबर 2 था ना, वो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इधर कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 और सिफर को ना देखें अभी, इधर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर थी टैक्स बेस से, इधर क्या आ गई, लेस आ गई। रूल 2 देखें, ढूंढें पेज नंबर 539। पेज 539, रूल नंबर 2। ये तो रटा भी मारना है, हमने रटा भी मारना है, क्योंकि पेपर के अंदर अगर ज्यादा सोचने का टाइम ना हुआ तो रटा ही चलाया करेंगे। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, इज डेटर एन एसेट, बोलो, इज डेटर एन एसेट, इज कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, देन बाप का नाम रूल नंबर 2 और बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट, डिडक्टेबल टेम्परेरी एसेट। यार मैं तो पूरी रात रोंदे रहे, इस बाप का नाम बेटे का नाम मिक्स करके इसने कुछ दादा बनाने की कोशिश की है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डेफर्ड टैक्स एसेट। एज्यूम किया मैंने, 100 एज्यूम किया मैंने। आपकी किताब पर जहां ये सवाल है, ये वाला जो सवाल हम कर रहे हैं पास पेपर क्वेश्चन 2, उसके साथ वाला सफा खाली है नहीं, उसके थोड़ा सा खाली है नीचे से, तो वहां पे आप चाहें तो ये बात नोट कर सकते हैं। ये अपने सोल्यूशन में ना डालिएगा, फिर आपने ढूंढ रहे होने 100 कहां से आया। तो ये किताब रूल के साथ जहां मर्जी लिख लो, अगर तफसील ना पूछा करो बात की। तो इधर किताब पे ही कहीं लिख लें इसको। 100 रुपए के डेटर हमने एज्यूम किए हैं, और ये रूल नंबर कौन सा बने, रूल 2। आहिस्ता आहिस्ता देखें, डेली आते रहें, ये लॉजिक्स थोड़ी थोड़ी करके जहन में बनती रहेंगी, रिवाइज भी होती रहेंगी। आज देखें ना 95 और 90 रिवाइज हुआ है, कल इंशाल्लाह दोबारा प्रोविजन टाइप कोई चीज रिवाइज हो जाएगी। अच्छा भाई, अब एक मजे की बात, होमवर्क आपका कोई नहीं है, आपने यही लॉजिक्स घर जाके सोचनी है बस। अच्छा, अब एक मजे की बात, आज नहीं एथिक्स याद करने, वो 3 दिन से मैं बता रहा हूँ एथिक्स याद करने हैं। वो प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, मैंने आ जाना फिर। अच्छा चल रहे, देखो आप, अब्दुल्ला राजपूत, मुझे आपकी आवाज लगी थी, कौन बोले थे जी? ऑन हो गया उधर प्रोजेक्टर? अच्छा पॉज कर दो ना। अच्छा, तो मैं इधर लिख रहा था कि मज़े की बात यह है, इस 12 के बारे में मैंने आपको कैसे सोचवाया है, घर जाके कैसे सोचने अकेले में बैठ के। ये 12 रुपए टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे, जब कभी वो एक्चुअली पैसे लेके भागेगा, इसलिए इसको डिडक्टेबल इन फ्यूचर। जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, रहने दो इसको, छोड़ो भाई, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, तो टैक्स की सेविंग को बुक करने का नाम क्या है, डेफर्ड टैक्स एसेट। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मैं 5 को 35% से मल्टीप्लाई करके यहां जो जवाब आ रहा है वो लिखूं
और 12 को 35% से मल्टीप्लाई करके यहां जो जवाब आ रहा है वो लिखूं, या फिर मैं इनको जमा करूं या नेट करूं? नेट करूं। अच्छा, 2 गांव हैं, एक गांव चीचू की मलिया में है, एक गांव जो है वो इथोपिया में है। तो इस टीटीडी के गांव से कितने बंदे आए? 5। डीटीडी के गांव से कितने बंदे आए? 12। और पानी वाली बंदूकें लेके मार रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, आप बता दें कितने बचे? 7 बंदे बचे। किस गांव वाले? डीटीडी वाले। 7 बंदे डीटीडी के गांव वाले बचे। डन हो गया। अब डीटीडी के बेटे का नाम आजकल क्या है? इंशाल्लाह यही रहेगा। तो डीटी ए, बेटे की उम्र निकालना है। 2.4। 7 को जरब दें 35% से, 2.45। अगले साल की कैलकुलेशन मुझे कर दें 31, 12, 11। एक 2 मिनट लगे, ये 2 फिगर्स डालें इनकी। 31, 12, 11 की कैलकुलेशन कर दें। ऑनलाइन वाले हजरात की जूम मीटिंग होती है ट्यूसडे को, और ट्यूसडे की फजर में व्हाट्सएप खोल के चेक कर लिया करें कि किस टाइम मीटिंग है। पिछली रात को जो है वो मैसेज आ गया होता है, और मीटिंग में 20-25 मिनट में वेट करता हूँ, तकरीबन 20 मिनट। अगर कोई ना आए या सवाल ख़त्म हो जाए तो मीटिंग क्लोज़ कर दी जाती है। उसके बाद अगर आप मीटिंग को प्रेस करके ये कह रहे होते हैं कि मीटिंग कब शुरू हुई थी तो कब ख़त्म हुई थी, तो ये आपका कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा, तो ये तो आपने समझने के लिए लिखा था। और अगर कोई बंदा ये लेक्चर बड़ी ईद के करीब सुन रहा है, खुदा के लिए आगे बड़े लेक्चर पड़े हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लें, वरना मैं क्या कहूँ, खुदा के लिए आगे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। अगस्त में आपके 6-6 घंटे की 2 क्लासें, यानी 12 घंटे की क्लास एक मुझे चाहिए होती है, और 1-2 दिन वैसे ही अगस्त में ऊपर लग जाते हैं, नॉर्मल भी, वो पता नहीं चलता। तो इसलिए जितना भी है वो साथ साथ अभी आप कवर करने की कोशिश करें, इसको पेंडिंग ना छोड़ें। और ये मैं शौक से नहीं कर रहा, ऑब्वियसली जो भी है सिलेबस की मजबूरी है। 31, 12, 11 बताएं ये कैरिंग अमाउंट्स, पीपी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा देखें, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ना, आपको चीज़ों में आसानियां महसूस होंगी। वजह सुने क्यों। अभी ये जो 4 फिगर्स है ना, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 99% बच्चे सही बता देंगे, क्योंकि ये फिगर्स उठाना बड़ी आसान है। फिर जो फड्डा रह जाता है ना कि ये टीटीडी पैदा होना है या डीटीडी पैदा होना है, और फिर आगे उसका बच्चा कौन सा पैदा होना है, डीटीएल पैदा होना है या डीटीए पैदा होना है, इस फड्डे पे थोड़ी हमारी डिस्कशन हो जाती है। वो डिस्कशन भी कभी कभी हम अगर ना करना चाह रहे हो तो रूल 1, 2, 3, 4 पे नजर मार आते हैं, रूल 1, 2, 3, 4 पे नजर मार के कर लेते हैं। प्रोविजन के लिए कौन सा रूल है ये भी आपने देखना नहीं है, ये मैंने आपको लॉजिक पे समझाया। प्रोविजन के लिए 4 रूल में से कौन सा रूल है वो मैं कल बताऊंगा। फिलहाल मैंने इसको डेटर में करवा के एक रूल बता दिया था। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस, पीपीई की। अच्छा इधर से पढ़ा करें, एज ऑन 31, 12, 11 अकाउंटिंग वालों का पीपीई जी कितना 82.5, और टैक्स वालों का पीपीई 80, 82.5 और 80। एज ऑन 31, 12, 11 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन 14, और टैक्स वालों की WDV या टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट, इसकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। टैक्स वालों की नजर में प्रोविजन का अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब मुझे बता दें डिफरेंस। वैसे तो रूल 1 लग सकता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, लेकिन थोड़ा सा सोच लेते हैं क्या है हमारा, वेले बैठे हुए हैं। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे 82.5, टैक्स वाले जिसकी वजह से अकाउंटिंग डेफिसिट बढ़ेगी, अकाउंटिंग डेफिसिट बढ़ने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जब टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल फील करें। तो 2.5 CGD इस तरह बोला करें घर में, जरा मजा आएगा। CGD निकल आया, पुत्र की हो गया, अम्मी CGD निकल आया मुझे। अच्छा आगे चलें, पुत्र कोई नहीं, थोड़ी देर बाद DTD भी आएगा। ओ अम्मी वेल, अच्छा जी। अच्छा अब आप 14 और 0 का डिफरेंस कैलकुलेटर बना लीजिएगा, शर्म सी आएगी कैलकुलेटर को भी। 14 चपेड़, कैलकुलेटर भी चपेड़ा नहीं चाहिए एक जो आपके मुंह पे आगे लगे। 14 - 0, वैसे पेपर में तो बंदा 13 - 2 भी कर रहा होता है कैलकुलेटर पे, लेकिन इधर वैसे ही कर लेंगे जरा। 14 - 0 14 आ गया। अच्छा ये टैक्स वाले कब डिडक्ट करने देंगे, फ्यूचर में, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब कितने किस्म के गांव से लोग आए हैं,
तेरी कॉलोनी खत्म होगी। कितने किस्म के गांव से लोग आए हैं? 2 किस्म के। डीटीडी के गांव से फिर ज्यादा बंदे आ गए हैं बंदूक के, तो बाकी डीटीडी वाले बंदे बच जाने हैं। 11 पॉइंट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इनके बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट, इनके पुत्र का नाम है आजकल। 4 पॉइंट नहीं, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स बस कराएं। 4.03। मोहतरम, रेड शर्ट, ग्लासेस, 2 आईज, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। एंट्रीज बताएं डीटी की। हाँ, डीटी की एंट्रीज बताएं। आप खड़े हो जाएं। नेक्स्ट, डीटी की एंट्रीज बताएं। कुछ बोल के बैठ जाना है, बस कुछ बोल के बैठ जाएं। आप खड़े हो जाएं, डीटी की एंट्रीज बताएं। आप खड़े हो जाएं, डीटीई की एंट्रीज बताएं। आप खड़े हो जाएं, डीटीई की एंट्रीज बताएं। आप खड़े हो जाएं, डीटी की एंट्रीज बताएं। आप खड़े हो जाएं, डीटी, बंदे ने जवाब दे दिया सही। आप खड़े हो जाएं, डीटी की। हाँ, बैठ जाएं। पहले टी कौन बनेगा, ये बोलना था। पहले क्या बनेगा? टी काउंट बनेगा। फिर टी काउंट से क्या निकलेंगी बाहर? एंट्रीज निकलेंगी। टी काउंट बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, टी काउंट कितने सालों का बनाना है? 2010 और 2011। अगली बात का जवाब आपने डंके की चोट पे देना है कि 2010 और 11 का जो मैं अकाउंट बनाऊंगा उसमें पहली तारीख कहां से शुरू करूंगा? 1 जनवरी 10 से शुरू करूंगा। क्या मुझे बताएं, 31/12/11 में मेरे और टैक्स वालों में इख्तलाफ है। 31/12/11 में अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की बीवी में लड़ाई हो रही है। 31/12/10 को खड़े होकर अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बीवी में लड़ाई हो रही है। तो क्या 31/12/9 पे भी अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बीवी में लड़ाई हुई होगी ना? हुई होगी या नहीं हुई होगी? तो सोचनी आपस में क्या लड़ाई हुई होगी? तो 31/12/9 पे खड़े होके भी अकाउंटिंग और टैक्स वालों की बीवी में लड़ाई हुई होगी, या तब सब बराबर होंगी वैल्यूज? लड़ाई हुई होगी। तो 31/12/9 की कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत है, या 31/12/9 का कैरी डाउन शायद सवाल में दिया हो? अगर 31/12/9 के कैरी डाउन के साथ उसने डीटीडी लिखा हुआ तो फिर हम रेट लगाएंगे डीटीए निकालने के लिए। लेकिन अगर 31/12/9 बोला था मैंने, 31/12/9, अगर 31 जा रहे हैं। ओके गाइस, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि 31/12/9 मैंने बोलना था। 31/12/9 का अगर हमें डीटीडी दे दे तो रेट लगा के डीटीए निकाल लेंगे। बाप गिवन और टू, बेटा तो पता चल ही जाएगा। और अगर दे ही डीटीए दे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बता दें, टी काउंट में क्या जाते हैं? बाप जाते हैं, बेटा जाता है? जल्दी बताएं, टी काउंट में बाप जाता है, बेटा जाता है? बाप को तो आप, बेटे को तो सैर कराएं। तो बताएं कहां पे लेके, मतलब कि खुआरी होनी है ना सैर करने में, इसलिए मैं किसका। तो आप बताएं किसको सैर करानी है? टी काउंट किसका बनता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट का टी काउंट बनता है ना। तो अब 31/12/11 का ये डीटी है, 31/12/11 का ये डीटी है, 31/12/10 का ये डीटी है, और 31/12/9 का डीटी है फॉल सीलिंग में मैंने छुपाया हुआ, मैं आपको दिखा नहीं रहा, उस सवाल से जाके ढूंढ लेते हैं। इसी तरह की एक कैलकुलेशन, ये फॉल सीलिंग आप उठाएंगे तो वर्किंग एक हुई होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/9 को। रशीद VII डेफर्ड एसेट। ओ बेटा आ गया है, बेटे को बुलाया, बेटा ही आया। डेफर्ड टैक्स एसेट was ₹7.44 as on 31/12/2009। तो अब मुझे बता दें, शायद ये कुछ इस किस्म की बात करे, एज ऑन 31/12/9। वैसे रिदम में चलूं तो मुझे इसे ऊपर लिखना चाहिए था। 31/12/9 को डेफर्ड टैक्स एसेट कितने? 7.44। इसने सही निकाला होगा या हम चेक कर लें? नहीं, सही निकाला होगा, कोई नहीं, सही निकाला होगा। 7 चेक भी तो है, ये बीडीज वगैरह अवेलेबल है वैसे, लेकिन छोड़े। अच्छा जी, 31/12/9 का बैलेंस क्या सवाल में अवेलेबल है? अब हम किसका अकाउंट खोलें? शुक्र है प्लांट मशीनरी नहीं बोला आपने। किसका अकाउंट खोलें? डेफर्ड टैक्स एसेट का अकाउंट खोलें, क्योंकि ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, तो इतने एसेटों में एसेट का अकाउंट ही खुलेगा। 2-4 बंदे हिम्मत करवाएं जरा, मुझे एसेट अकाउंट खुलवाएं। हर गाय वर्किंग नंबर 8 साथ वाले से खुलवाए। वर्किंग 8, वर्किंग 9 मैं खोल लेता हूं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स कभी कभी लायबिलिटी अकाउंट बनता है और कभी कभी
एसेट अकाउंट बनता है। फिलहाल मैं एसेट ही लिख रहा हूं। ओके, चुप कर देना जी, बोलें। यकम जनवरी, ब्रॉड डाउन के साथ में क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना 7.44। ये वो बीवियों की लड़ाई है जो पिछले साल के एंड पे हुई होगी, ये उसके असरात हैं। 7.44 डन, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। अब 31/12/10 को मुझे बताएं एसेट ही है हमारा, 31/12/10 को एसेट ही है, कितना है 2.45। इस कैरी डाउन को मैं फखर से क्या बना लूं, ब्रॉड डाउन। आप अंजुम से ब्रॉड डाउन बनाइएगा, मैं फखर से ब्रॉड डाउन बनाता हूं। 2.45 हो गया। अब 31/12/11 का कैरी डाउन आप भी सीरियसली हो, 31/12/11 का कैरी डाउन आपके लिए तो लीज की समरी तैयार की है। 31/12/11 का कैरी डाउन 4.03। आप क्लास के बाद अकेले आए थे, लोग बंदे लेके आते हैं। 4.03 बोले 31/12/11। आप लोगों की एक एक बात याद रहती है, जब आप सामने आते हैं पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। कैरी डाउन बोले 4.03। क्लियर। अब आप मुझे बता दें मोहतरम, आप 6 हज़रात जिनको मैंने खड़ा किया था, क्या अब आप डीटीज की एंट्रीज करवा सकते हैं? नहीं, अभी बैलेंसिंग आएंगे। अभी बैलेंसिंग आएंगे। बैलेंसिंग बोले 4.99। सजी खबी नहीं, सजी दिखा के खबी। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग 4. यार मजा आ रहा है, पास का सवाल हो रहा है सीधा। 4.9। आगे चलें जी, पुटी साइड पे 1.58। मोहतरम आप एंट्रीज हो सकती हैं? हाँ, आप हो सकती हैं बालू। अच्छा जी, एंट्री आप बताएं। अच्छा, आपको पता है ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है और ये फिर डेबिट हो रहे थे। एंट्री जरा निकालें बाहर। डीटी डेबिट, डीटीए क्रेडिट। फोर पॉइंट 99। बबलू खड़े हो जाओ। यार ये क्या सर कहते थे, टीई डेबिट, टीई डेबिट, ये क्यों कहते थे सर? टीई डेबिट, टीई डेबिट। एक्सलेंट, जबरदस्त जबरदस्त। माइनस करने के लिए इन दोनों को माइनस करने के लिए एक्सेलेंट, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। ये तो स्पॉन्टेनियस जवाब देना ना, घर से तैयार भी नहीं किया हुआ था। अच्छा, कल आपने ना जुमे का इंतजार नहीं करना, कल से नहा के आना है। ये बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं आगे, ठीक है, फ्रेश होके आना है आपने। तो वैसे कुछ तो बड़ी ईद का इंतजार कर रहे हैं, टी डेबिट टी, और कुछ बड़ी ईद के बाद भी ये लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा, टी डेबिट और टी डेबिट, इधर टी क्या हो गया, डेबिट, और इधर डीटीए डेबिट और डीटीई क्रेडिट। डीटीए डेबिट। बहरहाल अगर बड़ी ईद के बाद लेक्चर ले रहे हैं तो आप 3 लेक्चर डेली लेंगे, कुछ आगे फिर टाइम नहीं है जी। 1.58 लेक्चर लेना काफी नहीं है, उसको तैयार करना भी जरूरी होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ P&L के एक्सट्रैक्ट्स बनते थे और वो मैं बना नहीं रहा क्योंकि वो मांगे नहीं हुए, और नोट हम उधर ही बनाते हैं। कल इंशाल्लाह इसका नोट बनाएंगे। अभी नोट आप बनाइएगा ना, नोट मैच नहीं करेगा क्योंकि नोट में एक रिकंसाइलिंग आइटम आना है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आना है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अच्छा, ये ना सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल हम रिवाइज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये भी लिख दूं आके चीज़ें, ये सारा रिवाइज करेंगे कल। होमवर्क नहीं